दोस्तों सुनो कहानी के आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए उर्दू के महान फनकार और सबसे चर्चित साहित्यकार शहादत हसन मंटो की कहानी। वो यह कहानी एक लड़की के ऊपर है, लेकिन यह कहानी दिलचस्प है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा। बताइएगा कैसा लगा। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास थोड़ा इधर सरका दिया गया, एक घाटन लड़की रणधीर के साथ लिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के पत्ते रात की दुधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के समय जब एक दिन भर के एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तहार पढ़ने के बाद कुछ सुस्ताने के लिए वह बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस खाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश के बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और इसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वह कई दिनों के बेहद तन्हाई से उकता गया था। विश्व युद्ध के चलते मुंबई के लगभग तमाम ईसाई छोकरियां, जो अमूमन सस्ते दामों में मिल जाया करती थी, वैसी जवान औरत और कमसिन लड़की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थी। उनमें से कईयों ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे। वहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। इन हालात के चलते रणधीर बहुत उदास हो गया। जहां उसकी उदासी का कारण यह था कि क्रिश्चियन छोकरियां दुर्लभ हो गई थीं, वहीं दूसरा यह कि फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा और खूबसूरत नौजवान होने के बावजूद रणधीर सिंह के लिए फोर्ट के लगभग तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग के पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल के कई मशहूर क्रिश्चियन छोकरियों से जिस्मानी रिश्ते कायम कर चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि इस किस्म के संबंधों के आधार पर वह उन क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले क्रिश्चियन लड़कियों के बारे में कहीं ज्यादा जानकारी रखता था, जिससे ये छोकरियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में उन्हीं में से किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज हेजल से बदला लेने की खातिर उस घाटल लड़की को, अल्हड़ मस्त जवानी से भरी हुई जवान लड़की थी जो को ऊपर बुलाया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी। वह रोज सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे कोण से जमाकर बाहर निकलती थी और ऐसे बाकपन से चलती थी जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके कदमों के बाहर बिछते चले जाएं। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वह उन क्रिश्चियन लड़कियों की तरफ इतना ज्यादा रेछा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वे मनचली लड़कियां अपने जिस्म के तमाम दिखाई जा सकने वाली चीजों की नुमाइश करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर मनचली लड़की अपने कारनामों का जिक्र कर देती है, अपने बीते हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। यह सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी जवान औरत में भी ये खूबियां हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था, तो उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वह उसे अपने साथ सुला भी लेगा। वह तो इसके यहाँ आने के थोड़ी देर बाद ही उसके भीगे हुए कपड़े देखकर यह शंका मन में उठी थी कि कहीं ऐसा न हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। सो रणधीर ने उसे कहा, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वह रणधीर सिंह की इस बात का मतलब समझ गई थी। उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर रहे थे। फिर भी जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी, तो कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने के कारण और भी उभार आया था। लहंगा उतार कर उसने एक तरफ रख दिया और अपने रानों पर जल्दी से धोती डाल ली। फिर उसने अपनी भींची भींची टांगों से ही चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने गांठ बांध रखी थी। वह गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन सिमटे गड्ढे में छिप गई। कुछ देर बाद वह अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने के कारण बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई, तो उसने मराठी में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब यह था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा।
जब नहीं खुली तो उसने चोली के दोनों सिरे दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर का झटका दिया कि गंठ शरारती सी फैल गई और इसी के साथ दो धड़कती हुई छातियां एकाएक उजागर हो गई। क्षण भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों से उस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म गुथी हुई मिट्टी का कमाकर कुम्हार की तरह दो प्यालियों की शक्ल बना दी। उसकी भरी भरी सेहतमंद रोजों ने वही धड़कन, वही गुलाई, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथ से निकले हुए ताजे बर्तनों में होती है। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में सराबोर हो चुके थे एक गदले ढेर की सूरत में पड़े थे और रणधीर के साथ चिपटी हुई। उसके नंगे बदन की गर्मी उसके जिस्म में ऐसी हलचल सी पैदा कर रही थी जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गर्म हमामों में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों एक जैसे एक दूसरे से गडमड हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ हो रहा था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी की छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते, छोटी छोटी चूचियों और छोटे मोटे गोल दाने जो चारों तरफ एक स्याह दायरे के शक्ति में फैले हुए थे, हवाई झोंकों से जाग उठते और उस घाटन लड़की के पूरे बदन में एक सरसराहट पैदा हो जाती कि खुद रणधीर भी कँपकपा। ऐसी कपकपाहटों से रणधीर को सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो उनको बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म और नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर कई कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल उसके साथ लिपट कर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर के लिए नहीं। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका था जो सारी मेहनत करती थी और उससे कोई तकलीफ नहीं देती थी, लेकिन ये घाटन लड़की जो पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे पर ऊपर बुलाया था, मुख्तलिफ किस्म की लड़की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म की एक अजीब किस्म की बू आ रही थी। उस बू को जो बैक खुशबू भी थी और बदबू भी, वो सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट के से, जिस्म के हर हिस्से से ये जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर पूरे सरापा में बस गई। सारी रात वो सोचता रहा ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज इतनी करीब न होती अगर उसके जिस्म से ये बू न होती। ये बू उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रेंग रही थी, उसके तमाम नए पुराने महसूसात में रच गई। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से हम आहंग कर दिया था। दोनों एक दूसरे में मुद्गम हो गए थे, उन बेकरार गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी तस्कीन से महजूज होता है। ऐसी तस्कीन जो लम्हाती होने पर भी जाविदा थी, मुसलसल तयब गयूर पजीर होने पर भी मजबूत और मुस्तकम थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीचे खला में माइल परवाज रहने पर भी दिखाई देता रहे। उस बू को जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी वो उसका तजजिया नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सोंधी सोंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और तरह की थी, जिसमें लेवेंडर और इत्र की आमेजश नहीं थी। वो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात की तरह असली और मुकद्दस। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बगलों वगैरह में पाउडर छिड़कता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बदबू जाती रहे। लेकिन तज्जुब है कि उसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरे बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की तस्कीन का एहसास हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो उसे पहचानता है, उसकी मानी भी समझता है, लेकिन किसी और ने नहीं को नहीं समझा सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा
तो पीपल इसी तरह नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई। उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों का हल्का फुल्का गुबार नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब मेरे कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था। अब उसके साथ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल मौजूद थी। दिन लंबे थे, मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों की हमराह सितारों की तरह उस गुबार सा उसी तरह उतर रहा था, लेकिन फिजा में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के पत्तों पर बारिश की बूंदों का रक्स देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की जिस्म की चादर में छिपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब सो गई। उसकी सुर्ख रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग का कुंदना नीचे लटक रहा। पलंग पर उसके दूसरे उतारे कपड़े भी पड़े थे, सुनहरी फूलदार जम्पर, अंगिया जंगिया और दुपट्टा सुर्ख था, गहरा सुर्ख, और इन सब में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई। लड़की के स्याह बालों में मुकेश के जर्रे धूल के जर्रों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकेश के इन जर्रों ने मिलजुल कर एक अजीब रंग बिखेर दिया था। बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग, और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थी, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर उस लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं था जैसे मैंने अभी अभी कीले उखेड़ कर उसको लकड़ी के बंद बॉक्स में से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती थी, ठीक उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली, तो उसकी पीठ पर और सामने सीने पर नर्म नर्म गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थी, और कमर के चारों तरफ बांधे हुए जारबंद का निशान वजनी और नुकीले जड़ाऊ नेकलेस से कई उसके सीने पर कई जगह खराशी पड़ गई थी, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश बूंदे गिरने की वैसी ही आवाजें पैदा हो रही थी, जैसे रणधीर उस दिन रात सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू खुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थी। इस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया, तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज सुनी थी। मगर वो आवाज कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन में देखी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज्यादा होती है, वो पुकार जो हल्का एक ख्वाब से निकलकर बेआवाज हो गई थी। रणधीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब ही पीपल के नहाते हुए पत्ते थरथरा रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां मठीले बादलों से अजीबोगरीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आती थी। ऐसी पुरसार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाज़ेह थी। रणधीर के पहलू में गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुथे मैदे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके नींद के माते बदन से हीना के इत्र खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती और जनों की हुई खुश बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी सी, एक अजीब किस्म की, जैसे बदहजमी के डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे, और वो हिना के इत्र की उटपटांग खुशबू रणधीर के दिलो दिमाग में
बसी हुई थी और उस घाटन लड़की के जिस्म से बना किसी किसी कोशिश के अज खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र में कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और दबी हुई थी, उसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दुधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन कपकपी महसूस नहीं हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बीवी थी, जिसने बीए तक तालीम हासिल की थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों लड़कों के दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी हिस्से को न छू सकी। वो हिना की खुशबू में बस बू को तलाश कर रहा था। और उन्हीं दिनों में जबकि लड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, इस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी। शुक्रिया आप सबका। ये कहानी यहाँ खत्म होती है। हमने आपको ये कहानी सुनाई है शहादत हसन मंटो की चर्चित कहानी बू।